ओके, ठीक है। तो 6 पॉइंट से हम लोग कवर करते हैं। हम लोग जो पहले यूनिट में थे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, और मेनली सेफ्टी और सेफ्टी से जुड़े टर्मिनोलॉजी में हम लोग थे, और उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों पे जो आपके फर्स्ट यूनिट के अंडर में आता है। 6 नंबर पॉइंट से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर से आगे। ओके, तो 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क रिमूव ऑल अर्थिंग डिवाइसेस so that the mains and apparatus are fit in all respect of for charging. Withdraw all workmen and warn them that it is no longer safe to touch or approach the mains and apparatus. Thereafter return the keys and the permit duly discharged to the permit cancelling authority for cancellation. ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? तो आपके जो काम करने वाली यूनिट है उस यूनिट के इंचार्ज में के पास क्या क्या दायित्व है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो 6 नंबर पॉइंट पे क्या है कि जब वो यूनिट जिसको हम लोगों ने काम पे लगाया है उसके इंचार्ज की जो ड्यूटीज है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जब वर्क का कंप्लीशन हो जाएगा, जो वर्क असाइन है जहां कहीं भी हमारी यूटिलिटीज में, पावर जनरेटिंग स्टेशंस में या पावर ट्रांसमिशन स्टेशंस में या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस में, जहां कहीं भी जो काम वर्क जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क हमने लगाया है, वहां पे जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो इंचार्ज को क्या क्या करना है उसके अंडर में चीजें आ रही हैं। तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले ऑल अर्थिंग डिवाइस को रिमूव कर देना है, ठीक है, सो दैट कि हम लोग इस पोजीशन में रहें कि हम लोग मेंस को इजीली एनर्जाइज कर सकें। जिस मेंस को हमने आइसोलेट किया था, जिस मेंस के स्विचेस को, फ्यूजेस को हमने आइसोलेट किया था, डिस्कनेक्ट किया था, उस सर्किट को हमने का सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई थी उसको हमने बंद कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था। तो फिर से जब हम लोग उसको एनर्जाइज करेंगे, ठीक है, जब मेंस को हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, जब हम चार्जिंग करेंगे वहां पे, तो हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए सबसे पहले सारे अर्थिंग इक्विपमेंट्स जो हमने लगाया था उसको हमें रिमूव कर लेना होगा या उस इंचार्ज को रिमूव कर लेना होगा। दूसरा क्या है, सारे वर्कमैन को, वर्कमैन में सबको, वर्कमैन में सभी लोग आ गए, वर्कमैन में टेक्नीशियंस भी आ गए, वर्कमैन में जूनियर इंजीनियर्स भी आ गए, जो भी वहां उस साइट पे काम कर रहे हैं, जो उस टीम का हिस्सा है। वर्कमैन में हमारे लेबरर्स भी आ गए, स्किल्ड लेबरर्स भी आ गए, ठीक है, हमारे टेक्नीशियंस भी आ गए। तो सारे वर्कमैन को हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, जो इंचार्ज है वो विड्रॉ कर लेगा, यानी उस साइट से, उस काम से हटा देगा कंप्लीशन के बाद, ठीक है, और उन्हें वार्न कर देगा, ठीक है, जो इंचार्ज है वो अपने पूरी टीम को, उसके सारे वर्कमैन को वार्न कर देगा कि अब हम मेंस को ऑन करने जा रहे हैं, अब हम सर्किट को एनर्जाइज करने जा रहे हैं, चार्ज करने जा रहे हैं। अब ये सेफ नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी पर्सन टच करे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वार्निंग प्रोवाइड करना भी ड्यूटी होगी उस इंचार्ज की, उसे ये बता देना होगा कि अब नो लॉन्गर सेफ, यानी अब यहाँ सेफ नहीं है किसी चीज को टच करना या किसी भी चीज को वहाँ पे अब अनऑथराइज यूटिलाइज करना, यूज करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग मेंस को एनर्जाइज करने जा रहे हैं, सप्लाई को रिज्यूम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा इंचार्ज का और काम क्या रहेगा, तो उस की को, जो उसे मिला है इस काम को करने के लिए, वो की को रिटर्न कर देगा, और परमिट जो उसे मिला था, परमिट को भी वापस ले जाके सौंप देगा। कहाँ सौंप देगा? परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। पहले हमने देखा था कि परमिट इश्यू करने के लिए परमिट इशूइंग अथॉरिटी थी, अब परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटी। तो कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम एक ही लोग करते हैं, परमिट इशूइंग अथॉरिटी भी सेम रहते हैं, परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटी भी सेम रहते हैं। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग रहते हैं, परमिट इशूइंग अथॉरिटी कोई और है और परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटीज उसकी अथॉरिटी किसी और को दी हुई है। तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है। यहाँ इंचार्ज का, उस काम करने वाले टीम के इंचार्ज का ये दायित्व है कि काम खत्म हो जाने के बाद कीज को वापस सौंप दे और परमिट जो उसे मिला है वो डिस्चार्ज करने के लिए परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटी को दे दे, सो दैट उस परमिट को कैंसिल किया जा सके, क्योंकि वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये ड्यूटीज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये ड्यूटी भी आपके उस काम करने वाली टीम के इंचार्ज की है, ठीक है। अब जाहिर है कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है, उस टीम ने कर लिया है, उसके इंचार्ज ने उस वर्क को कंप्लीट करा लिया, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्क बिल्कुल सेफ हुआ हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स भी हुआ हो। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या करना है वो भी इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ऑल एक्सीडेंट्स शुड बी इमीडिएटली अटेंडेड टू एंड रिपोर्टेड टू द प्रॉपर अथॉरिटीज, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इस तरह के सारे एक्सीडेंट को प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली ऑल एक्सीडेंट्स शैल बी इमीडिएटली अटेंडेड, ठीक है। तो जैसा भी, जब भी इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत अटेंड किया गया हो वहां पे उस काम के दौरान,
यानी जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो जो भी उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी सेफ्टी से जुड़े हुए पर्सन है, वो तुरंत उस प्लेस को अटेंड करें और वहाँ जिनसे जो बन पड़ता है, जिनका जो दायित्व है, जिनका जो वर्क है, जिनका जो वर्क एरिया है, वो उस वर्क एरिया से जुड़े हुए अपने काम को वहाँ पे करें प्रॉपरली वहाँ पे। तो सारे एक्सीडेंट को अटेंड किया गया है और जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट भी किया गया है। जो भी एक्सीडेंट हुए इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिन्हें ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए, उन्हें रिपोर्ट किया गया है, ये देखना भी इंचार्ज का दायित्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन द इवेंट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, इन द इवेंट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट को भी हम लोग बहुत तरीकों से कैटेगराइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। एक्सीडेंट की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, कौन सा केस ज़्यादा सीवियर है, कौन सा ज़्यादा सीवियर नहीं है, मॉडरेट रेंज में है, और कौन सा बिल्कुल माइनर एक्सीडेंट के रेंज में आता है। इसको हम लोग उस केस के हिसाब से, उस एक्सीडेंट से होने वाले रिजल्ट आउटकम के हिसाब से, एक्सीडेंट के काउजेस के हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर एक्सीडेंट सीवियर है, ठीक है, तो इन द इवेंट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, जो कि सीवियर नेचर का होगा, involving danger to life, the person in charge shall immediately get a doctor on site or remove the victim being certified dead by a doctor. The body should not be removed without the permission of the police. ठीक है, तो अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट होता है, ठीक है, सीरियस एक्सीडेंट होता है तो वहां पे उस इंचार्ज का दायित्व है, उस इंचार्ज का दायित्व है ऐसा सीरियस एक्सीडेंट जिससे किसी के लाइफ पे खतरा है, ठीक है, किसी के मरने का रिस्क है, तो वहां पे क्या है कि वो इंचार्ज जो है तुरंत क्या करेगा, इमीडिएटली वहां पे जो डॉक्टर हैं, होता है कि जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं या जो भी बड़े बड़े यूटिलिटीज़ हैं जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन या जनरेशन से जुड़े हुए रिस्क्स रहते हैं, जहां उनका खतरा रहता है, वहां पे डॉक्टर्स की भी पोस्टिंग रहती है, वहां पे बाकायदा डिस्पेंसरी भी रहता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल्स भी रहता है। तो इंचार्ज का ये दायित्व होगा कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी के लाइफ का खतरा है, किसी के जान जाने का खतरा है, अगर ऐसा एक्सीडेंट उसके साइड पे हुआ है तो इमीडिएटली वहाँ के जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनको वो साइट पे बुलाए, ठीक है, और साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट ज़्यादा सीवियर है और किसी पर्सन का डेथ हो गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, डॉक्टर ही आके उसको सर्टिफाई करेगा। होता क्या है कि कोई पर्सन डेड है कि नहीं ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी डॉक्टर की ही रहती है। डॉक्टर ही किसी को डेड सर्टिफाई कर सकता है कि वो पर्सन वाकई में डेड है कि नहीं। तो अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट है जहां लाइफ का खतरा है तो सबसे पहले इंचार्ज का दायित्व है कि डॉक्टर को वहां बुलाए, डॉक्टर वहां पे चेक करे, अगर वो पर्सन बचने वाली स्थिति में है तो डॉक्टर आगे का मेडिकल प्रोसीडिंग्स को आगे स्टार्ट करे, उसे बचाने की कोशिश करे, या फिर अगर उस पर्सन का लाइफ जा चुका है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो डॉक्टर ही उसको सर्टिफाई करेगा। लेकिन इंचार्ज का ये भी दायित्व रहेगा कि उस डेड पर्सन को उस साइट से वो हटाए नहीं जब तक पुलिस उसे परमिट ना करे। क्योंकि होता क्या है कि कभी भी एक्सीडेंटल डेथ होता है तो पुलिस की अपनी उसमें बना हुआ लीगल एक फ्रेमवर्क है, पुलिस को अपना काम करना रहता है, उसे अपनी रिपोर्टिंग करनी रहती है, उसे अपने केस में उसको लेके चलना रहता है, और सो दैट कि आगे का जो लीगल प्रोसीडिंग्स है और मेडिकल प्रोसीडिंग्स है वो पुलिस करा सके। तो जब तक पुलिस परमिट ना करे उस डेड बॉडी को वहाँ से रिमूव ना किया जाए, ये भी इंचार्ज का दायित्व है, ये देखना भी, ये इंश्योर करना भी इंचार्ज का दायित्व है। ओके, समझ में आ रहा है इतना? एनीवन? ओके, ठीक है, अगले पॉइंट हम लोग आ जाते हैं। These instructions shall be read out and explained to the workmen in the language they understand, and the copies shall be pasted on the various notice boards. Ignorance of the instructions shall not be accepted as an excuse for non-compliance with them. ठीक है, और जितने भी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इस काम से जुड़े हुए, इस वर्क से जुड़े हुए, ठीक है, जो वहां पे कराया जा रहा है, जिसके लिए इस टीम को परमिट मिला है, तो वहां इंचार्ज का ये भी दायित्व होगा कि सारे इंस्ट्रक्शन को वो पढ़े, ठीक है, और अपने काम करने वाले, अपने अंडर के जितने भी वर्कमैन हैं उनको एक्सप्लेन भी करे। अब होता क्या है कि वर्कमैन एक कॉमन टर्म है जिसमें उस पूरी टीम के सभी मेंबर्स आते हैं, ठीक है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, उसमें जूनियर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, उसमें टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, और उसमें कुछ स्किल्ड आर्टिशंस भी हो सकते हैं, कुछ लेबरर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो वहाँ पे उस काम से जुड़े हुए कुछ लेबरर्स हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो खासकर ये ध्यान देना होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंचार्ज पढ़ेगा भी, अपने वर्कमैन को एक्सप्लेन भी करेगा, और खासकर ये बात ध्यान में रखेगा कि जो वर्कमैन है उनको उन्हीं की भाषा में समझाई जाए, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द एक्सप्लेन टू द वर्कमैन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कमैन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन टू द वर्कमैन इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड,
ठीक है। तो ये इंचार्ज का ये भी दायित्व है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, अपने वर्कमैन को एक्सप्लेन करेगा, और खासकर वर्कमैन को एक्सप्लेन करते समय ये सावधानी रखेगा कि उन सारे वर्कमैन को जो लैंग्वेज वो समझते हैं उसी लैंग्वेज में वो समझाएगा, ठीक है। एंड कॉपीज, अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपने हर जगह देखा होगा जहां भी नहीं काम होता है तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको अलग अलग बोर्ड्स पे हम लोग लिखवा देते हैं या पेपर में प्रिंटेड है उसको हम लोग चिपका देते हैं कहीं भी बोर्ड्स पे। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझाया जाएगा और उसकी कॉपी को जो है वो पेस्ट कर दिया जाएगा अलग अलग नोटिस बोर्ड पे। खासकर ये ध्यान रखा जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शंस को सब लोग फॉलो करें, इसका इग्नोरेंस कोई भी ना करे, ठीक है। इग्नोरेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, और इसको कभी भी एक्सक्यूज इसका नहीं माना जाएगा। अगर हम इसको नहीं मान रहे हैं, इसका नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे हैं, इसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, और इसके लिए कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इंचार्ज का दायित्व होगा ये चीज को देखना कि कभी भी इन इंस्ट्रक्शंस का कोई इग्नोरेंस ना करे, इनका नॉन कॉम्प्लायंस ना हो, ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये उस इंचार्ज का दायित्व है जो उस टीम को हैंडल कर रहा है, जो उस टीम को के साथ काम करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उसी में अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जहां हम लोग एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे, उसके मतलब को समझेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड काउजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होने के कारण क्या क्या हैं उनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ है क्या, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कैन बी डिफाइंड, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कैन बी डिफाइंड एज अ केस वेयर अ पर्सन रिसीव्स accident directly or indirectly either from a generating system, transmission system or distribution system of electrical energy, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स होता है, यहाँ हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स पे। तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स क्या है, वैसे सभी एक्सीडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन से, ट्रांसमिशन से या डिस्ट्रीब्यूशन से, या एक और इसमें हम वर्ड जोड़ रहे हैं यूटिलाइजेशन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ी हुई इन सारी चीजों, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चाहे कहीं जनरेशन हो रहा हो, कहीं ट्रांसमिशन हो रहा हो, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, कहीं यूटिलाइजेशन हो रहा हो, इन सारे काम में अगर किसी पर्सन को डायरेक्ट कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सारे एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए वर्क्स के दौरान अगर किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उन सारे एक्सीडेंट्स को इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, कैटेगराइज करेंगे। गॉट दैट? समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स का मीनिंग? यस सर। ओके, ठीक है। तो इन सबको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, उसी के बारे में और डिटेल है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा। जैसे सपोज दैट कहीं पे वर्क चल रहा है, कोई छोटा सा वर्क चल रहा है लो वोल्टेज सिस्टम पे, आपके कॉलोनी में सपोज दैट कोई वर्क चल रहा है। आपके घर के पास में जो पोल है जहां से आपके घर में सप्लाई आता है, सप्लाई मींस जहां से आपके यहाँ आता है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम किसी के घर पे आ गया और सपोज दैट उन्होंने इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में, जो नियरेस्ट सब स्टेशन है, वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास कंप्लेन अगर किसी ने किया और वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन से जो भी वहाँ टेक्नीशियंस हैं, जो भी वर्कमैन है, उनको भेजा गया रिपेयर करने के लिए, ठीक है। रिपेयर करने के लिए वो पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है, वो आया यहाँ पे, सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के चढ़ गया यहाँ पे, और आपके घर का जो प्रॉब्लम था, जो सर्विस मेंस आपके यहाँ जा रहा है पोल से, उस सर्विस मेंस के कनेक्शन में कहीं कोई मान लो फॉल्ट हो गया है, कहीं आपका वायर टूट गया है या डैमेज हो गया है या कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको दूर करने के लिए मान लो वर्कमैन, वो टेक्नीशियन यहाँ से इस सीढ़ी पे चढ़ा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, चढ़ा सीढ़ी पे आपके कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अचानक से सीढ़ी से किसी वजह से वो गिर गया जमीन पे बहुत हाइट से। ये सीढ़ी है, जाहिर है पोल का हाइट काफी ज्यादा है, जहाँ पे केबल्स हैं, जहाँ पे वायर्स हैं, ठीक है, जहाँ से सर्विस मेंस आपका कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटर्स से, उन डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मेंस के बीच जो कनेक्शन है, वहाँ ये सीढ़ी लगा के चढ़ा है जो वर्कमैन है। अचानक से ये गिर गया वर्कमैन, ठीक है।
अब जो ये एक्सीडेंट हुआ ना, गिरा तो एक्सीडेंट हुआ। यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ से वो वर्कमैन गिरेगा तो एक्सीडेंट तो हुआ ना। अब आप लोग बताइए सोच के कि इस एक्सीडेंट को इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहेंगे या नहीं। ये गिरा तो है सीढ़ी से, ठीक है, मान लो शॉक लगने से नहीं गिरा, किसी वजह से अनबैलेंस होके गिर गया, एक्सीडेंट तो है, लेकिन इस एक्सीडेंट को इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कैटेगरी में हम लोग रखेंगे कि नहीं, बताइए एनीवन? नहीं। नहीं, ओके, बाकी लोग बताइए। रखेंगे। चलो एक का आंसर आया नहीं, एक का आंसर आया रखेंगे। और लोग बताइए क्या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, एनीवन? यस सर। ओके, और भी कोई? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह का जो भी एक्सीडेंट होगा, चाहे वो वर्कमैन शॉक लगने से गिरे या अनबैलेंस होके गिरे, जिस वजह से भी गिरे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़े हुए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वर्क को कर रहा है, इसलिए इस तरह के सारे एक्सीडेंट को इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि इसको शॉक लगने से ये नहीं गिरा, अनबैलेंस होके गिरा तो इसको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी वर्क, ठीक है, जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क या नए मशीन्स के इरेक्शन एंड कमीशनिंग का वर्क, जो भी इस तरह का वर्क होगा जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई वर्क हो रहा हो, वैसे वर्क से के साथ करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की कैटेगरी में ही हम लोग रखेंगे, चाहे वो शॉक लगने से हो या ना हो। गॉट दैट? तो ये भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की कैटेगरी में आएगा। ये पॉइंट अभी जो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है कि इसको कुछ अलग से नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़े हुए कोई ना कोई वर्क के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की कैटेगरी में आएगा। यही चीज है, इफ ए पर्सन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक पोल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉल्स डाउन, अभी जो मैंने डिस्कस किया वही पॉइंट है। इफ ए पर्सन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक पोल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड फॉल्स डाउन causing him an injury can be considered under electrical accidents। ठीक है, तो अगर किसी वजह से पोल पे कोई वर्क करने चढ़ा है, कोई वर्कमैन, कोई टेक्नीशियन, और वो किसी वजह से वो गिर जाता है तो भी, और उसे कोई इंजरी होती है तो भी इस एक्सीडेंट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सीडेंट्स आर जनरली ड्यू टू केयरलेसनेस एंड रिजल्ट इन फॉल, फायर और इलेक्ट्रिक शॉक। अब होता क्या है कि ज्यादातर एक्सीडेंट क्या होते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण अगर हम लोग तह में जाने जानने की कोशिश करें तो ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं ना, जनरली केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। ठीक है, लापरवाही की वजह से होते हैं, और जिसके वजह से कोई गिर सकता है, किसी का फॉल हो सकता है, कहीं फायर हो सकता है, कहीं आग लग जाए, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन के दौरान या जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इरेक्शन एंड कमीशनिंग के वर्क हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उसके दौरान जो भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादातर में जनरली क्या होता है, लापरवाही ही कारण होता है, केयरलेसनेस ही कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा देखा जाता है कि केयरलेसनेस एक मेजर रीजन है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के होने का, और जिसकी वजह से फॉल हो सकता है, यानी कोई गिर सकता है, या कहीं फायर डेवलप हो सकता है, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग काउजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के कारण क्या क्या है, उनमें हम लोग आ जाते हैं। तो काउजेज में क्या है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू वन और मोर रीजंस एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें जो कारण रहते हैं मेनली उनको हमने यहाँ पे ग्रुप में रखा है, हमने पॉइंट वाइज उनको कलेक्ट किया है, जो जो रीजंस हैं जिनकी वजह से मेनली इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब उनको हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं। ये इनमें से हो सकता है किसी एक कारण से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो रहा हो, या हो सकता है इनमें से एक से ज्यादा कारण से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो रहा हो। तो इन कारणों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग कवर करते हैं। पहला क्या है, इफ ए पर्सन टचेस द लाइव वायर और करंट कैरिंग पार्ट्स नोइंगली और अननोइंगली। ठीक है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के कारणों पर हम लोग जाए तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन कारण है जो सबको दिखता है, उसमें होता क्या है कि अचानक से जाके कोई लाइव
पार्ट को कोई टच कर दे, या लाइव जो करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइव है उसको जाके कोई टच कर दे, या तो अनजाने में टच कर दे या जानबूझ कर टच कर दे। तो ये सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है जो आपको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में अपने आसपास दिखेगा, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है सबसे कॉमन कारण है कि गलती से या जानबूझ के या किसी वजह से भी कोई लाइव पार्ट को जाके टच कर दे तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। ये एक कॉमन कारण है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। इफ द मेटल फ्रेम ऑफ द मशीन, ठीक है, मेटल फ्रेम यानी बॉडी जो हो मशीन का, मेटल फ्रेम और बॉडी ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट, ठीक है, मेटल फ्रेम ब्रैकेट में यहाँ बॉडी दिया हुआ है। फ्रेम से आप लोग समझ जाइए कि जाहिर है किसी मशीन का बॉडी होगा तभी उसको फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग रखे होंगे। तो इफ द मेटल फ्रेम ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट विच हैज बिकम लाइव ड्यू टू सम फॉल्ट इज टच्ड, ठीक है, अब किसी कारण से कोई मेटल फ्रेम है किसी मशीन का, यानी मशीन का कोई बॉडी है, किसी फॉल्ट की वजह से वो बॉडी वो फ्रेम लाइव हो गया है और उसको किसी फॉल्ट की वजह से उस पे क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, किसी फॉल्ट की वजह से वो लाइव पार्ट से कनेक्ट हो गया है और उसको कोई जाके टच कर दे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर है सबके यहाँ, तो सब लोग जाके रेफ्रिजरेटर की बॉडी को जरूर टच करते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि ये इंसुलेटेड है, भले ही वो मेटालिक बॉडी है। रेफ्रिजरेटर का जो आउटर पार्ट है, जो उसकी आउटर बॉडी है, जो आउटर फ्रेम है, वो मेटालिक है, ये बात सबको पता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर जो वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उससे ये आउटर वॉल्स, ये आउटर पार्ट, ये आउटर बॉडी इंसुलेटेड है। सब लोग ये बात मन में रखते हैं और आराम से जाके फ्रिज की बॉडी से लोग टच हो जाते हैं, उसको टच करते हैं, फ्रिज खोलते हैं। लेकिन सपोज दैट मान लो उस फ्रिज के अंदर कोई चूहा घुस गया, उसने कुछ ऐसे वायर्स को काट दिया जो लाइव पार्ट है, लाइव वायर्स हैं, ठीक है, फ्रिज से जुड़ा हुआ या अंदर जाके अलग अलग सर्किट से जुड़े हुए जो एनर्जाइज्ड वायर हैं उनका इंसुलेशन कहीं से डैमेज हो गया और वो इंसुलेशन जाके आपके फ्रिज के बॉडी में टच हो रहा है और आपका सपोज दैट मान लो आपके घर का अर्थिंग सिस्टम काम ना कर रहा हो, ठीक है, अगर अर्थिंग सिस्टम काम करेगा तो वो फॉल्ट होने के बावजूद, यानी अंदर कोई लाइव वायर डैमेज होके आउटर मेटालिक बॉडी को टच कर भी रहा है तो भी अगर आपका अर्थिंग सिस्टम अगर ओके है, अर्थिंग सिस्टम अगर काम कर रहा है तो पर्सन को शॉक नहीं लगेगा। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं जब आपको समझाए थे कि अर्थिंग एज ए सेफ्टी रीजन हम लोग कैसे यूज करते हैं और अर्थिंग एज ए न्यूट्रल कैसे यूज करते हैं। तो वो अलग बात है। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उस घर का अर्थिंग काम नहीं कर रहा है। अब बाय फॉल्ट, ठीक है, किसी वजह से कोई लाइव वायर अंदर के सर्किट का कोई लाइव पार्ट आउटर बॉडी से टच कर चुका है। पर्सन को तो पता नहीं है, पर्सन तो हमेशा कॉन्फिडेंट है कि हमेशा जाके हम फ्रिज की बॉडी को छूते हैं हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि फ्रिज का बॉडी अंदर के इलेक्ट्रिकल सर्किट से इंसुलेटेड है, हर बार हो जाता है, वही काम करता है। लेकिन आज बाय फॉल्ट हो सकता है उसकी मेटालिक बॉडी से कोई लाइव पार्ट टच कर रहा हो, सो दैट कि उसका मेटालिक पार्ट भी अब एनर्जाइज हो चुका है। अब वो पर्सन जाकर उसको टच करेगा तो डेफिनेटली उसको शॉक लगेगा। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कारण है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लोग आ जाते हैं, इफ ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर शॉर्ट्स टू इट्स लो वोल्टेज वाइंडिंग व्हिच मे पंक्चर इंसुलेशन बिटवीन एलवी एंड द कोर, ठीक है। अब ये हो सकता है मान लो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में या ट्रांसमिशन सब स्टेशन में कहीं भी ऐसे जगह जहां ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में सबको पता है कि दो तरह की वाइंडिंग रहती है, ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ट्रांसफार्मर का एम्पिरिकल डायग्राम शो करते हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे आप सबको पता है कि अलग अलग हम लोग वाइंडिंग्स को नहीं रखते हैं। जो आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, उसमें दोनों तरह की वाइंडिंग इंटरलीव्ड रहती है। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि सपोज दैट ये एलवी वाइंडिंग है और ये एचवी वाइंडिंग है, ठीक है, या मान लो चलो इंटरलीव्ड वाला ही केस लेके चलते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग इंटरलीव्ड है। जैसे मान लो एलवी वाइंडिंग को कोर के हम लोग सबसे नजदीक रखते हैं, ये बता चुके हैं क्यों रखते हैं कोर के सबसे नजदीक। उसके ऊपर से मान लो इंसुलेशन का लेयर हो गया, इंसुलेशन के लेयर्स हो गए और उसके ऊपर से हमने एचवी वाइंडिंग को रखा है कोर से दूर, ठीक है। एलवी वाइंडिंग को कोर के नजदीक क्यों रखते हैं, एचवी वाइंडिंग को कोर के दूर क्यों रखते हैं, ये सारी चीजें ट्रांसफार्मर में आपको बता चुके हैं। अब मान लो किसी कारण से ये जो बीच का इंसुलेशन था ना ब्लैक कलर का, किसके बीच का इंसुलेशन, तो एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच का जो इंसुलेशन था, किसी कारण से किसी फॉल्ट की वजह से अगर वो डैमेज हो गया तो नतीजा हो गया कि यहाँ पे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट किसके बीच में, तो एचवी वाइंडिंग से एलवी वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट हो गया। अब डेफिनेटली एलवी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन था, ठीक है, अंदर में एलवी वाइंडिंग को कोर के हमने करीब रखा था, कोर से सटा हुआ हमने रखा था, तो एलवी वाइंडिंग और कोर के बीच में जो इंसुलेशन है वो एलवी वाइंडिंग के वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिजाइन्ड है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले जो HV और LV के बीच का इंसुलेशन है किसी कारण से उसका फेलियर हुआ तो HV और LV शॉर्ट हो गया।
अब एलवी डिजाइन है, एलवी का इंसुलेशन डिजाइन है उस लो वोल्टेज रेटिंग के लिए जो एलवी वोल्टेज की रेटिंग है, लेकिन एचवी से शॉर्ट होने की वजह से अब एलवी का भी वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, लो वोल्टेज वाइंडिंग की भी का वोल्टेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रिकल बहुत हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस उसमें क्रिएट हो गया। एलवी की वाइंडिंग, एलवी और कोर के बीच का इंसुलेशन इस लो वोल्टेज के लिए डिजाइन था, लेकिन हाई वोल्टेज से शॉर्ट होने के कारण अब इस एलवी वाइंडिंग का भी वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसका इंसुलेशन उसको झेलने में सक्षम नहीं है, तो नतीजा होगा कि यहाँ पर एक मेजर फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का है, अगर शॉर्ट कर जाए लो वोल्टेज वाइंडिंग से तो वो क्या करेगा, इंसुलेशन को पंक्चर कर देगा, किसके बीच के बीच में, और एलवी और कोर के बीच के इंसुलेशन को पंक्चर कर देगा, और कोर एलवी और कोर के बीच का इंसुलेशन पंक्चर होगा तो जाहिर है कोर को हमने बॉडी से कनेक्ट करके रखा है, कोर के चारों ओर आपका ट्रांसफार्मर वायर है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि कोर की बॉडी, कोर जो है आपके आउटर बॉडी से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर में लाइक पार्ट का वहाँ पे पूरे ट्रांसफार्मर की बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाएगी और उसके वहाँ से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, और इस इंसुलेशन पंक्चर होने के वजह से हाई हीट जनरेट हो सकता है। ठीक है, हाई हीट जनरेट होने की वजह से फायर भी हो सकता है, वहाँ पे आग भी लग सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है वहाँ पे, और मेजर डैमेज और मेजर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का ये कारण बन सकता है। तो एक कॉमन कारण ये भी है, ठीक है, जहां एचवी और एलवी के बीच का इंसुलेशन फेलियर की वजह से एचवी और एलवी शॉर्ट कर जाए, उसके बाद क्या हो, एलवी और कोर के बीच का इंसुलेशन डैमेज हो जाए और कोर एनर्जाइज हो जाए, कोर से जुड़ा हुआ आउटर मेटालिक बॉडी एनर्जाइज हो जाए, उस इंसुलेशन फेलियर की वजह से, पंक्चर की वजह से, उस फॉल्ट की वजह से फायर डेवलप हो जाए, हो सकता है वहां पे ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है ओवर हीटिंग वहां पे डेवलप हो जाए, बहुत ज्यादा हीट वहां पे जनरेट हो जाए, हो सकता है आर्किंग वहां पे स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे बहुत तरह के एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मे आल्सो टेक प्लेस व्हेन द फॉल्ट डेवलप्स इलेक्ट्रिक स्पार्क और आर्क एंड आल्सो व्हेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकम ओवरहीटेड। ठीक है, तो अब फॉल्ट तब भी हो सकता है, ठीक है, फॉल्ट तब भी हो सकता है, फॉल्ट तब भी डेवलप हो सकता है जब कहीं पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो या कहीं पे आर्किंग हो रही हो। ठीक है, और या तब भी हो सकता है जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ओवरहीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा केस हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे आर्किंग हो रही हो, कहीं पे स्पार्किंग हो रही हो, कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से ओवरहीट हो रहे हो। ठीक है, तो ये भी कारण है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट मे आल्सो टेक प्लेस ड्यू टू लूज जंपर having contact with the live wire on a post and touching either the post or a stray wire. ठीक है, अब how many of you know about jumper? What is jumper? Anyone? आपने सुना होगा कभी कभी फॉल्ट में जंपर कट गया। Anyone? ओवरलैप में जो लगता है। ओवरलैप में किस तरह का ओवरलैप? अनइंसुलेटेड। सो हाँ बोलो। सर जंपर, सर मैंने जो देखा है हाँ। पीएसएस का आउटगोइंग होता है जहाँ से, हाँ। और जहाँ पे आउटगोइंग होती है वहाँ से जो तीनों वायर्स निकलते हैं, हाँ, तीनों हाँ। पेज के, हाँ। जो वायर कनेक्ट होता है ना सर, एक जंपर की तरह, मतलब इनकमिंग यहाँ से जो बाहर जा रहा है ना लाइट, हाँ। उसमें वो कनेक्ट रहता है, एक छोटा सा वायर रहता है, वो छोटा सा वायर रहता है जिससे दो वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तुम तो काम कर रही हो ना सब स्टेशन में, तुमको तो पता होगा श्वेता। सर मैं सब स्टेशन में नहीं हूँ एक्चुअली, बस ट्रेनिंग के टाइम में ही थी। अच्छा, ट्रेनिंग के टाइम में थी। ठीक है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। जैसे वायर्स जो है ना आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए वायर्स और केबल्स को अलग अलग नाम से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ट्रांसमीटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फीडर्स, ठीक है, सर्विस मेन्स एंड जंपर्स। तो व्हाट आर द जंपर्स? तो होता क्या है कि जहां से जो ट्रांसफार्मर से सर्किट ब्रेकर पे कनेक्ट रहता है। देखो, ट्रांसफार्मर से सर्किट ब्रेकर ही नहीं, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रांसफार्मर से सर्किट ब्रेकर्स ही नहीं, कहीं भी दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए सर्टेन शॉर्ट वायर्स हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके कॉलोनी में आपका सब स्टेशन है, यहाँ मान लो आपके कॉलोनी के बाहर में सब स्टेशन है और कॉलोनी से 3 फेज केबल्स सर्टेन पोल्स के थ्रू होके जा रहे हैं। ठीक है, ये कॉलोनी का आपका मेन रोड है और जहां से सब स्टेशन से हमने केबल्स को भेजा।
अब जाहिर है कॉलोनी का मेन रोड हो गया, कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, कॉलोनी में हो सकता है कुछ रोड इधर भी हो, इससे जुड़े हुए कुछ हाउस हो, ठीक है, कुछ रोड इधर भी हो, इससे जुड़े हुए हाउस हो, ये मेन रोड है और मेन रोड के अलोंग ये ट्रांसमिशन ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस गया है, कुछ रोड्स इधर भी हो, ठीक है, कुछ रोड्स इधर भी हो, तो यहाँ सब स्टेशन से आपके कॉलोनी के मेन रोड के अलोंग ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने 3 फेज वाइंडिंग और एक न्यूट्रल को हमने भेज दिया इन पोल्स से। अब मान लो इस रोड के जुड़े हुए जितने भी हाउस में है, ठीक है, वहां तक भी आपको पहुंचाना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो यहाँ तक के लिए यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं और यहाँ से इस तरह के केबल्स हैं, ठीक है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तीनों फेज और न्यूट्रल, 3 फेज एंड न्यूट्रल सिस्टम यानी 4 वायर सिस्टम। अब क्या होगा, इस मेन वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे आपको ये साइडवेज को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इनके लिए इंसुलेटेड छोटे छोटे वायर्स को लेते हैं, इनको हम लोग जंपर्स बोलते हैं। तो जंपर्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि सर्किट ब्रेकर से आपके ट्रांसफार्मर में ही कनेक्ट हो, ठीक है, जंपर्स वो सारे छोटे छोटे वायर्स हैं जिनसे एक सिस्टम ऑफ केबल्स से दूसरे सिस्टम ऑफ केबल्स में हम लोग कनेक्शंस देते हैं, ठीक है, यानी ये वायर ऐसे गया, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके 3 फेज एंड न्यूट्रल 4 वायर्स ऐसे गए हैं, साइड में जो दूसरे साइड में जो आपको दूसरे एरिया में दूसरे सेक्टर में जो आपको कनेक्शन देना है वहां के ट्रांसमिशन वहां के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तीनों फेज और वायर्स यानी 4 वायर्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन कराना है आपको। तो वायर को सीधे ले जाके इसमें हम लोग थोड़े ही जोड़ेंगे, ठीक है, यहां से ये वायर टर्मिनेट है, यहां से ये वायर टर्मिनेट है, यहां से ये वायर टर्मिनेट है, इस कॉलोनी का जो आया है यहां पे टर्मिनेट है। इससे कनेक्शन देने के लिए इस हेवी वायर को हम बेंड थोड़े ही करेंगे, इस हेवी वायर को तो हम स्ट्रेट जाने देंगे, इस थिक वायर को हम स्ट्रेट जाने देंगे, इस हाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर को हम स्ट्रेट जाने देंगे, इसको थोड़ी ही बेंड करके हम इधर घुमा देंगे, ठीक है, घुमाना फिजिबल भी नहीं है क्योंकि मान लो ये 3 ही कनेक्शन है, बाद में एक और वर्ड बना, यहां भी कनेक्शन देने की जरूरत है, तो फिर से वायर को तोड़ के यहां बेंड थोड़ी ही करेंगे। तो इन दोनों के कनेक्शन के लिए इन छोटे छोटे केबल्स को हम लोग यूज करते हैं, जाहिर है यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जंप करा के यहां तक पहुंचाए, इसलिए इनका नाम जंपर्स है, यानी इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर्स से हमने कनेक्शन किया इन छोटे छोटे वायर्स को, और खास करके इंसुलेटेड, हालांकि जंपर में इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड दोनों तरह का वायर आता है, यानी इंसुलेटेड और ओपन दोनों तरह का वायर आता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इंसुलेटेड वायर्स को यूज करते हैं। तो इनके बीच में इंसुलेटेड वायर से, ठीक है, वायर का इंसुलेशन है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, बाकी वायर आपका इंसुलेटेड है, तो ये जो कनेक्शन करते हैं ये जंपर हम लोग कहते हैं। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है अगर आपका जंपर लूज हो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मान लो इस तरह का कोई एरिया है, ये पोल्स हैं जिससे केबल्स ऐसे जा रहा है, चारों वायर्स, और इधर से कॉलोनी का एक रोड है जिधर आपको पहुंचाना है, इधर चारों वायर्स ऐसे हैं, यहाँ पे जो पोल है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जो पोल है जहां जिससे ये रोड पर का वायर यहाँ के टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, वायर यहाँ के एंड हो गया है और ये मेन रोड वाला वायर जा रहा है, यहाँ जो जंपर है इस पोल पे, अगर ये जंपर लूज हो, ठीक है, इसी के बारे में है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट may also take place due to loose jumper having contact with live wire on a post and touching either the post or stray wire। तो इस पोल पे मान लो अगर ये जंपर लूज हो गया है और लूज होके किसी और स्ट्रे वायर से टच कर रहा है या फिर इस पोल से टच कर रहा है, इस पोस्ट से टच कर रहा है, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। जंपर वायर लूज होके, जंपर का काम क्या है यहाँ कि इस सेट ऑफ वायर से इन सेट ऑफ वायर्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, एक वायर से एक वायर तक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, एक वायर से एक वायर तक सिक्योरली कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अगर ये लूज हो गया, लूज होके मान लो पोल से टच कर रहा है, इसका मान लो इंसुलेशन, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जंपर दोनों तरह का हो सकता है, इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड भी, यानी ओपन भी। मान लो ओपन वायर जंपर हमने यूज किया है, ओपन वायर जंपर जब तक टाइटली फिक्स्ड है तब तक किसी और वायर से टच नहीं कर रहा है, यहाँ से इस केबल से टच हुआ और इस केबल तक इसने कनेक्शन को पूरा कर दिया, इस केबल से आया इस केबल तक इसने कनेक्शन को पूरा कर दिया, इस केबल से इस केबल तक के कनेक्शन को पूरा कर दिया। जब तक ये अपने पोजीशन में फिक्स्ड है, टाइट है, ब्रेस्ट है, ये किसी और वायर से टच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये लूज हो गया और ओपन टाइप का जंपर है, यानी इंसुलेटेड नहीं है, ओपन टाइप का जंपर है, लूज हो गया, हो सकता है इससे जाके टच कर जाए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसके पोस्ट से टच करे मेटालिक पार्ट से, शॉक का कारण बनेगा, शॉर्ट करने का कारण बनेगा,
हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का एक रीजन ये भी है। गॉट दैट? और हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स may take place due to damage of insulation wire or cables used for connecting machines or equipments। ये तो बहुत कॉमन कारण है, ठीक है, कि कहीं भी मशीन के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर अलग अलग कनेक्शन के लिए जो आपके केबल्स यूज हो रहे हैं, जो वायर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनका अगर इंसुलेशन फेलियर होगा तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है। ये बहुत कॉमन कारण है, ये सबको पता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। In some cases it is observed that the walls of the house or building remain always wet, resulting into leakage of electric current and cause fatal accidents। अब बहुत सारे घर में हम लोग देखते हैं ना कि किसी बिल्डिंग, किसी घर का कुछ वॉल है, कुछ दीवार है, किसी ना किसी कारण से वहाँ वो हमेशा दीवार भीगा रहता है, वेट रहता है, सीपेज हो रहा है, वहाँ कहीं से लीकेज हो रहा है पानी का, ठीक है। मान लो किसी के बाथरूम का कोई पानी लीक कर रहा हो किसी वॉल से, वो हमेशा वो वॉल भीगा रहता है। या कहीं से रेन वाटर पाइप कहीं से डैमेज है तो बरसात का पानी हमेशा वहाँ पे उसको गीला कर देता है किसी भी वजह से। मान लो हम लोग देखते हैं अक्सर कि किसी घर में सीलन है, वो वायर, वो वॉल जो है उस घर का, उस हाउस का, उस बिल्डिंग का, वो हमेशा गीला रहता है, हमेशा भीगा हुआ रहता है, हमेशा वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे वेट रहता है। तो वो वहाँ पे वहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग गुजरी हुई है, कहीं ना कहीं से फॉल्ट के वजह से वहाँ पे करंट का लीकेज हो सकता है, जो कि फेटल एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ स्विचेस विद वेट हैंड में रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग भीगे हुए हाथ से स्विच को ऑपरेट करें तो डेफिनेटली उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब कॉमन काउजेस हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इफ वाटर सोर्स इज यूज्ड फॉर क्वेंचिंग फायर, कीपिंग कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में रिजल्ट इनटू एक्सीडेंट, ठीक है। अब कहीं मान लो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, वहां पे अगर फायर डेवलप होता है और उसको बुझाने के लिए लोग अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी के इस्तेमाल से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पानी की वजह से हो जाएगा और वो और मेजर बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का कारण होता है। इसलिए फायर स्टेशन इसलिए अगर फायर डेवलप होता है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए वर्क्स के दौरान, तो उसको पानी से बुझाने की सलाह नहीं दी जाती है। दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना रहता है, जिसमें फायर को एक्सटिंग्विश करने का जो जरिया है वो अलग हो, ठीक है। चाहे हम लोग CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करें या अदर गैसेस के फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करें, बालू को यूज करें, रेत को, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वाटर को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई फायर को बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज वो भी एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा, क्योंकि उस वाटर की वजह से बहुत सारा शॉर्ट सर्किट्स हो जाएगा और वो आगे एक्सीडेंट्स और भी सीवियर हो जाएगा, वो आगे जाके फर्दर और भी डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट है, अ लाइनमैन वर्किंग ऑन ए पोल on which lines are fed from two sides may ignorantly fall into accident if he does not know exactly the sources of supply and may open the switch from one side only। अब देखो कभी-कभी ऐसा भी होता है, कहीं-कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा ना, वहाँ पे जो पोल्स हैं, वहाँ से मान लो 3 वे या 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सप्लाई सपोज दैट 2 साइड से आती है। रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अगर हम लोग कंसीडर करें, या और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे हैं जहाँ 2 साइड से सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वर्कमैन काम करने वहां गया हुआ है, चाहे पोल पे चढ़ के या नीचे जहां से भी वो वर्क कर रहा है, उसको अगर पता नहीं है ठीक से, किसी को उसने रूट मैप को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूट मैप यहाँ पे क्या है, कहाँ से सप्लाई आ रही है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या क्या रेटिंग है, ठीक है। अगर उस रूट मैप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, नहीं बताया गया, उसको समझाया नहीं गया है, उसके काम को समझाया नहीं गया है, या उस काम के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, या वो वहाँ नया है, उसे पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं जान रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 वे सप्लाई है, वो क्या करेगा, एक सप्लाई को जान के कि हाँ ये लाइव है, इधर से सप्लाई आ रही है, यहाँ से स्विचेस को ओपन कर देगा, फ्यूजेस को ओपन कर देगा, ये समझेगा कि इस पार्ट को हमने डेड कर दिया, ठीक है, मेंस को हमने आइसोलेट कर दिया, इस सर्किट को हमने डी एनर्जाइज कर दिया, ठीक है, कनेक्शंस को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई को हमने कट कर दिया, और वो आराम से जाके हाथ से छू के काम करने लगेगा। लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि यहाँ ये 2 वे सप्लाई है, एक साइड से सप्लाई अब भी आ रही है, तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, वो पर्सन की जान जा सकती है, वो वर्कमैन मर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो लाइनमैन पोल पे जा रहा है उसे शायद पता ना हो कि यहाँ दोनों साइड से फीड किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो क्या करे, एक साइड का ही स्विच को ओपन करे, ठीक है, और एक साइड कनेक्ट ही रह जाए, तो वहाँ भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे
कुछ कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के, लेकिन ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनको हमने यहाँ कैटेगराइज किया है और जिसको हमने यहाँ रखा है। ये कॉमन कारण है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।